आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय है महिला सुरक्षा डिजिटल माध्यम। बदलते वक्त के साथ जीवन के बहुत से सिद्धांत, बहुत से आयाम बदल जाते हैं। उसी तरह तरक्की के जो नए पायदान हमने स्थापित किए हैं, जो नए आयाम स्थापित किए हैं, उसमें आज एक बहुत बड़ी समस्या भी है और वो हमारे लिए अच्छा भी है। वो है साइबर सुरक्षा, साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम एक आम समस्या बन गई है हमारे जीवन में, और अभी तक जो सूचना है उस हिसाब से भारत में हर दूसरे सेकंड में एक महिला साइबर क्राइम की शिकार होती हैं। साइबर यानी सोशल प्लेटफॉर्म, इस पर चहलकदमी करना हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। तिलिस्मी दुनिया है, बड़ा लुभावना है ये, मगर उसमें सावधानी बरतनी होगी। इसी विषय पर, इस विषय के तमाम पहलुओं पर आज हम बातचीत करेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय महिला महाविद्यालय समाजशास्त्र की प्रोफेसर मैडम प्रतिमा गौंड। मैडम, स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती वक्त हमें दिया, और आज हमारी जो बातचीत होगी यह हमारी आम माँ बहनों के लिए बहुत उपयोगी होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। सबसे शुरुआत में मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डिजिटल साइबर अपराध ये होता क्या है? शांतनु जी, वैसे तो अपराध कई प्रकार के होते हैं। शारीरिक अपराध है, हिंसा है, मानसिक अपराध है, मानसिक हिंसा है। जब हम साइबर अपराध की बात करते हैं तो ऐसे वो सारे अपराध जो कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो किए जाते हैं वो साइबर क्राइम कहलाते हैं। अगर मैं उदाहरण दूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमारे दर्शकों को कि जैसे आजकल लोग मोबाइल के माध्यम से या सोशल मीडिया पे जो बुलिंग करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, या जो आजकल चोरियां हो रही हैं बैंकों में, या फिर जो बहुत तरह की अन्यत्र जो हमारी सूचनाएं होती हैं, गोपनीय सूचनाएं, उसको जो मीडिया में जो प्ले कर दिया जाता है, फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ये सभी उसके अंतर्गत आते हैं। तो सारांशतः कहा जा सकता है कि जो भी नेट, इंटरनेट या कंप्यूटर के, मोबाइल के माध्यम से जो अपराध होते हैं वो साइबर क्राइम जीवन है तो हमारी चीज़ें तो बढ़ेंगी ही। अगर हम तरक्की के दौर पर हैं तो कई तरह के अपराध भी बढ़ेंगे। तो ये एक लाजमी चीज़ है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में। महिलाएं सामान्य तौर पर अपने को इस तरह के अपराध से कैसे बचाएं? ये बेहद ही उम्दा और बहुत ज़रूरी सवाल आपने उठाए हैं शांतनु जी। सामान्यतः जो स्त्रियां होती हैं, वैसे तो स्त्रियां आजकल के दौर में वो भी बाहर निकल रही हैं, उनका मोबिलाइजेशन, गतिशीलता बढ़ रहा है उनका समाज में, लेकिन फिर भी अधिकांश तौर पे, अधिकांश प्रतिशत उन औरतों का, उन स्त्रियों का है जो घरों में रहती हैं, जो होम मेकर हैं। तो बाहरी दुनिया से उनका बहुत वास्ता नहीं होता है, तो बहुत सारी ऐसी जालसाजियाँ होती हैं जिससे वो अनभिज्ञ हैं। और जैसे जैसे तकनीकियाँ बढ़ती हैं वैसे वैसे उन तकनीकियों में हिंसाओं के और इल्लीगल, मतलब कि गैर कानूनी जो है वो अपराध भी बढ़ते हैं। तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हम स्त्रियों को ध्यान देना चाहिए। जैसे जो उनके घरों में, जैसे बहुत सारी चीज़ें मोबाइल के तौर पे, अब कहते हैं कि एक मोबाइल के प्लेटफॉर्म पे पूरा देश आ गया है, पूरा विश्व आ गया है। तो अगर वो कुछ भी ख़रीद फरोख्त कर रही हैं तो उसको वो ध्यान से देखें कि मतलब अगर वो कुछ भी ख़रीद रही हैं मोबाइल के द्वारा तो एक रिनाउंड प्लेटफॉर्म से जाकर ख़रीदें। और कोशिश ये करें कि जो हम ऑनलाइन जब भी हम किसी चीज़ की बुकिंग करते हैं तो उसमें कोशिश हो कि COD करें, कैश ऑन डिलीवरी करें वो। और जो अपना वो एड्रेस जो फीड करती हैं तो वो उस एड्रेस को एक क्लिक आता है कि आपको वो हमेशा के लिए उस साइट पे आपका एड्रेस सेव हो जाए, उसको कभी भी टिक ना करें, बाई मिस्टेक भी उसको छोड़ दें एज इट इज़। क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे जो इंफॉर्मेशन है वो हमेशा के लिए उस साइट के पास स्टोर हो जाएगा और वो कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तौर पे। और तीसरी चीज़ है महत्वपूर्ण कि जब हम कोई भी ऐप इस्तेमाल करते हैं डिजिटल माध्यम से, तो उसमें कुछ उनके प्राइवेसी के रूल होते हैं, उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। क्योंकि हम जनरली जल्दी में हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम अपनी एक तरह से हम अपने आप को उनके सुपुर्द कर देते हैं, हम डिजिटल गुलाम हो जाते हैं। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा।
और इसके अलावा वो जब भी किसी भी ऐसे तकनीकी का, ऐसी सुविधाओं का जब वो इस्तेमाल करती हैं तो उसके पहले वो पढ़ लिख लें थोड़ा। अगर वो बहुत ज़्यादा उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं, क्योंकि सभी नहीं सक्षम होती हैं पढ़ने में, समझने में तकनीकी भाषाओं को, तो वो अपने आसपास, अपने युवा पीढ़ी हमारी बहुत सतर्क है, बहुत चेतित है, उससे वो समझ सकती हैं। तो प्रॉपर ज्ञान ले करके उन चीज़ों का वो इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए। बहुत अच्छी तरह आपने परिभाषित किया और मैं अपने सभी माँ बहनों से ये कहना चाहूँगा कि जो बातें प्रतिमा जी बता रही हैं उन्हें ध्यान से सुनें, खुद समझें और दूसरों को समझाएं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ एक बार कदम अगर बहक गया तो बहुत दिक्कतें आती हैं, पूरा परिवार इसमें सम्मिलित हो जाता है। इसी सिलसिले में एक और चीज़ जानने को मैं उत्सुक हूँ प्रतिमा जी आपसे कि मोबाइल पर, हम सभी के मोबाइल पर रोज़ाना जानी अनजाने बहुत से सूचनाएं आती हैं, मैसेजेस आती हैं कंपनी के, हमने कुछ किए हैं। अब उसमें से कौन सा सही कौन सा गलत, इसको कैसे बाइफर्केट करें, कैसे हम ये जाने कि ये मैसेज हम ले लें, और उसमें कई तरह की गलतियां हो जा रही हैं, इसको कैसे हम करें? देखिए ये तो मतलब देखिए मैसेजेस तो बहुत तरह के आते हैं उसमें, और उसमें हमें उस मैसेजेस को रिसीव करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। इन जनरल मैसेज के थ्रू इस समय जो रेशियो है तकरीबन 60% जो है वो आर्थिक फ्रॉड का केस आता है कि आपके पास मैसेज आया कि आपने इतने नगदे आपको इनाम मिल रहे हैं, या आपके अकाउंट में इतने पैसे किसी ने भेजे हैं, तो आप इस लिंक को आप टच कर दीजिए। तो कभी गलती से भी किसी भी मैसेज के लिंक को टच ना करें, क्योंकि होता क्या है कि जैसे आप उस लिंक को टच करेंगे, एक जो व्यक्ति जो भेजा अगर उसका इंटेंशन गलत है तो उसके मोबाइल पे एक एनीडेस्क नाम से एक ऐप डाउनलोड हो जाएगा और वो क्लोन बना लेगा आपके मोबाइल का। तो आप जो जो गतिविधियां करेंगे वो अपने मोबाइल में उसको देख सकेगा। इसके अलावा बहुत बार होता है कि उन्होंने उस लिंक को क्लिक किया, फिर उनके पास मैसेज आएगा कि आप OTP, हैकिंग का मामला भी हो रहा है, आपका पूरा मोबाइल हैक हो जा रहा है तो आपका OTP भी वो जान जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी मैसेज में अगर कोई लिंक है तो उस लिंक को कभी भी क्लिक ना करें, छोड़ दे उसको। अगर बहुत ज़रूरी है हम नेक्स्ट डे बैंक से जाके अपना काम कर लेंगे, बहुत ज़रूरी है तो हम किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा ले लें, मदद ले लें जो उसको जानता हो। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो भी हम ऐप डाउनलोड करते हैं वो प्रॉपर साइट से करें। जैसे बहुत सारे बैंक हैं, बैंक के जो हमारे ऐप होते हैं तो हमको उस बैंक में जाकर उस बैंक के साइट से वो ऐप डाउनलोड करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कि आप गूगल प्ले स्टोर से जाइए और कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए उस नाम से, कतई नहीं। बल्कि मेरा तो कहना ये है, अपनी बहनों से ये निवेदन है कि वो एक बार मेहनत करें और बैंक में जा कर के उनसे बात करके वो जो बताएं कि ये मेरे बैंक का ऐप है, आप इसको डाउनलोड करिए ट्रांजैक्शन के लिए, हमें वही डाउनलोड करना चाहिए। किसी इधर उधर साइट से कभी भी नहीं डाउनलोड करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका कम्युनिकेशन किसी भी तरह का होगा वो बैंक के थ्रू जाएगा आपका, तो फ्रॉड का कम चांस है। इसके अलावा बहुत सारे कॉल आते हैं कि वो बोलेंगे कि आपका ATM हम रिन्यू कर रहे हैं, या आपका ये चीज़ चोरी हो गया है, आपका आधार नंबर डिटेल आपको देना है, तो आप मत दीजिए। अगर आपके पास कॉल आता है, मैसेज आता है, तुरंत मत रिप्लाई करिए। आपके पास आपके बैंक का हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल करके पूछ लीजिए। और बैंक भी हमेशा ये कहता है कि इस तरह के किसी भी मैसेजेस को आप ना अटेंड करें। इसके अलावा एक क्राइम और आजकल चला हुआ है कि वो कोई भी एक लिंक दे देंगे और वो उस पर जाने से आपके मोबाइल में वायरस चला जाएगा, और वो वायरस क्या करता है कि आपके पूरे डेटा को वो चोरी कर लेता है। उस डेटा में सबसे अनफॉर्चुनेट है कि आपकी फ़ोटो गैलरी भी हैक हो जाती है। तो कृपया आप अपने मोबाइल में ऐसी अपनी कोई भी फ़ोटो ना रखें जिसका मिसयूज़ हो पाए। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हम अनर्गल फ़ोटो ऐसे खींचते हैं, अपने पर्सनल सीन्स के फ़ोटो खींचते हैं, तो ऐसी फ़ोटो खींचे, वो आपका राइट है, आप कोई भी फ़ोटो खींच सकते हैं। आपके मोमेंट, आपका क्षण, आपका जीवन, आपका शरीर, आपकी ख्वाहिशें, तो आप फ़ोटो खींच सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि उसको तुरंत आप अपने किसी पेन ड्राइव में रखें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। छोटी छोटी लापरवाहियों से बड़े अपराध में हम फंस सकते हैं। इन बातों पे आपको बहुत गौर करना होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं मगर जीवन में बड़ी गंभीर दुर्घटनाओं को ले जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपने SIP करवाया है, LIC करवाया है, तो संबंधित व्यक्ति आपको वो मैसेज भेजता है, आपके मोबाइल पे आता है कि आप क्लिक करके देखिए। मगर
इसमें फ्रॉड भी हो सकता है। तो बेहतर है आप अपने एजेंट से सीधे फ़ोन करके वो जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं कि आप कहाँ पर खड़े हैं। जैसा कि प्रोफेसर प्रतिमा ने बताया कि आप सीधे अपने बैंक को संपर्क कर सकते हैं। और ये फ्रॉड रोज़ाना हो रहा है और बहुत बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, मतलब इसके कोई सीमा नहीं है। प्रतिमा जी, आज जो दौर है वो डिजिटल क्रियाकलाप का है। हमारा सारा जीवन डिजिटलाइज हो गया है, जैसे हमारी बातचीत, हमारा लेन देन, हमारी खरीदारी, मतलब बहुत सारी चीज़ें। इसमें साइबर क्राइम इसीलिए बढ़ता चला जा रहा है। पर क्या यही मोबाइल हमारे जीवन में सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी उपयोगी साबित हो सकता है क्या? जी बिल्कुल शांतनु जी, बहुत सार्थक प्रश्न है ये, और मेरे ख्याल से ये हम सबको जानना चाहिए कि मोबाइल मात्र बातचीत का, संवाद का या खरीदारी का ही जरिया नहीं है। मोबाइल हमारे सुरक्षा की दृष्टि से भी एक वेपन की तरह काम करता है। जैसे सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे फीचर हमें बताए गए हैं, सरकार के द्वारा ऐसे क्रिएट किए गए हैं, और ख़ास तौर पे वुमेन के लिए, स्त्रियों के लिए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कि जिसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो वो आपको सेफ़ रखने में काफ़ी हद तक वो आपको मदद करेगा। और बड़े से बड़ा इक्विपमेंट, बड़े से बड़ा हथियार आपको सेफ़ नहीं रह सकता जब तक आप स्वतः जागरूक नहीं रहेंगे। तो हमारी सेफ्टी की सबसे पहली शर्त है स्वतः जागरूकता। वो जागरूकता आपके स्वयं के प्रति हो, आपके आसपास के प्रति हो, आपकी शिक्षा के प्रति हो, उस लोकेशन के प्रति हो। तो जागरूकता के बाद जब हम मोबाइल की, जैसा आपका जो मेन जो आपका केंद्र में जो प्रश्न है, वो जब मोबाइल में ऐप की बात करता है तो बहुत सारे ऐसे ऐप मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यदि हमारी बच्चियाँ, हमारी जो स्त्री है, मतलब जो भी हैं, चाहे वो वेदर वो घर में रहने वाली महिला हो या बाहर, और स्पेशली जिनका मोबिलाइजेशन है, जो बाहर निकलती हैं गाहे बगाहे, ख़ास तौर पे जो वर्किंग वुमेन हैं, उनके लिए तो बहुत नेसेसरी है। या जो कॉलेज गोइंग लड़कियाँ, स्कूल गोइंग जो बच्चियाँ हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। जैसे इसमें हमारा एक जो ऐप होता है वो सेफ्टी पिन ऐप एक होता है। तो ये ऐप डाउनलोड कर लेने से अगर किसी भी तरह की असुरक्षा फील होती है तो उस असुरक्षा के तहत उसमें पैनिक बटन होता है। हम उसको जैसे ही दबाएंगे, हमारा जो, और हर एक मोबाइल में, हर एक व्यक्ति को चाहिए कि अपने मोबाइल में अपना एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट लिस्ट बना लें। उसमें वो उन लोगों का नाम रखे कि अगर वो कभी भी किसी मुसीबत में हो तो उनके पास डायरेक्ट कॉल हो जाए और वो रिस्पॉन्स कर सकें। तो जो सेफ्टी पिन है उसमें पैनिक बटन दबाते ही जो बच्ची जहाँ पर है, जो व्यक्ति जहाँ पर है, उसका लोकेशन शेयर हो जाएगा, और उसके जो इमरजेंसी कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके पास ऑलरेडी मैसेज चला जाएगा कि आपके नोन ये फला व्यक्ति वो खतरे में है, उनके लिए आपको कुछ हेल्प करनी है। इसके अलावा उनको तुरंत एक लोकेशन शेयर हो जाएगा जो उनके लिए पर्टिकुलर सेफ़ रहेगा। इसी तरह से एक जो है रक्षा विमेन सेफ्टी ऐप है, इसी तरह से रक्षा विमेन सेफ्टी ऐप है, ये भी सेफ्टी पिन की तरह ही काम करता है। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि अगर मोबाइल बंद हो जाए तो जो वॉल्यूम का जो बटन होता है उसको प्रेस करने पे पूरा डिटेल में चला जाएगा, उनके पास चला जाएगा। इसके अलावा एक और सेफ्टी ऐप है जिसको विमेन सेफ्टी ऐप कहते हैं। इसमें 3 बटन होते हैं, लाल, हरा और नारंगी। तो लाल अगर बटन दबाता है कोई किसी खतरे में तो उनको ये जानकारी मिल जाएगी उनके नोन को कि हमारा व्यक्ति खतरे में है। अगर नारंगी बटन प्रेस कर रहा है तो मतलब कि मुझे कुछ फिसी लग रहा है, तो मैं बताना चाहती कि मुझे यहाँ समथिंग इज़ फिसी, आई एम नॉट फीलिंग गुड टाइप में। और हरा है तो मतलब कि समथिंग इज़ मतलब स्मूथली चल रहा है, ठीक है, आई एम सेफ़। तो ये ऐप है, इसमें बटन दबाते ही लोकेशन, उस पर्टिकुलर व्यक्ति का लोकेशन भी शेयर हो जाएगा। इसके अलावा एक और ऐप आता है स्मार्ट 24/7 ऐप। ये स्पेशली विमेन के लिए और हमारे सीनियर सिटीज़न के लिए बनाया गया है कि इसका हम जैसे ही इसमें पैनिक बटन दबाते हैं, इसका यूज़ करते हैं, तो फायर ब्रिगेड के पास चला जाएगा, हॉस्पिटल के पास चला जाएगा, पुलिस थाने में लोकेशन चली जाएगी, और उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति जो अपना जो प्रेस किया है, पुश किया है बटन, ये खतरे में है। इसके अलावा सेक टू सेफ्टी है, एक और ऐप है सेक टू सेफ्टी। ये ऐप, इसको अगर हम डाउनलोड करते हैं तो अगर हम किसी वजह से, बहुत बार होता है कि हम मोबाइल ऑन नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, खतरे में हैं, तो हम अपने मोबाइल को तेज़ी से
हिलाएंगे, उसको शेक करेंगे। जब हम हिलाएंगे और या बार बार जो है 4 बार जो हमारा पावर बटन है, अगर हम उसको 4 बार पुश कर देते हैं तो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में जो उस लिस्ट में जो लोग हैं उनके पास पूरा डिटेल चला जाएगा। इवन हम जहाँ, हमारी लोकेशन भी शेयर हो जाएगी। तो ये अच्छा है। और इन सब ऐप की सबसे अच्छी बात और मजबूत बात ये है कि ये बिना इंटरनेट के भी काम करता है। ज़रूरी नहीं कि इसमें इंटरनेट आपको चाहे, ये बहुत अच्छी बात है। ये सबसे बढ़िया, बिल्कुल, डेफिनेटली। नेट की प्रॉब्लम हमारे देश में हर जगह है, बहुत जगह। और खास करके वो जो एरिया होते हैं जहाँ विमेन के लिए हम खतरा फील करते हैं, जनरली बहुत आउटर एरिया में होता है, इनर एरिया में, कहीं डेप्थ में होता है जहाँ नेट की कनेक्टिविटी दिक्कत करती है। इसके अलावा एक और है ऐप, बी सेफ करके है, जिसमें पैनिक बटन दबाते ही सेम प्रोसेस हो जाता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण एक और ऐप आता है, वो है आई वॉच SOS फॉर वुमेन। आई वॉच SOS फॉर वुमेन। इसकी सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इसमें ऑडियो और वीडियो, जैसे पैनिक बटन दबा तो हम जो चिल्ला रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, तो अपने आप उसका कैमरा इस ऐप का वो ऑन हो जाएगा और आपकी लोकेशन के साथ साथ आपका वीडियो भी लोगों के पास वो भेजेगा तुरंत। वो डाउनलोड करके तुरंत आपका भेजेगा और आप जो बोल रही हैं वो भी पर्टिकुलर व्यक्ति जो आपके इमरजेंसी कांटेक्ट में है वो सुन पाएंगे इस चीज़ को। इसके अलावा बी अवेयर भी एक ऐप है सेम इसी तरह से। और एक है 112 इंडिया ऐप, ये भी जो है वही है कि आप पैनिक बटन दबाते ही आपका लोकेशन ट्रेस हो जाएगा। और एक चिल्ला ऐप है, चिल्ला ऐप कि जैसे आप कभी अगर मान लीजिए कि आप नहीं मोबाइल ऑन कर पाएँ या फिर मोबाइल से आपने जो है कॉल नहीं कर पाए, तो आप चिल्लाइए कस के, तो आपकी आवाज़ को वो ट्रेस करके, आपकी आवाज़ को पकड़ के, और वो उसको जैसे इस ऐप को लगेगा कि ये व्यक्ति खतरे में है जो चिल्ला रहा, तो वो तुरंत आपके लिस्ट में लोगों को आपका लोकेशन और आपके बारे में इंफॉर्मेशन वो शेयर कर देगा। तो ये चीज़ें तो हो गई, मोबाइल के थ्रू हो गई आपकी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और इसकी सबसे अच्छी बात ये भी इसमें वही है कि बिना इंटरनेट के ये काम करता है। तो स्कूल कॉलेज में जाने वाली हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो गृहिणियां हैं और जो नौकरी पेशा हैं, आप सभी के लिए ये जो ऐप्स हैं ये बेहद ज़रूरी हैं। इनकी जानकारी आप ज़रूर रखें और दूसरों को भी दें, तभी आप अपने आप को बहुत सेफ रख सकते हैं। साइबर अपराध के वक्त के साथ जो बढ़ता जा रहा है, इस दिशा में सरकार ने बहुत से प्रयास किए होंगे। जी बिल्कुल। क्या कोई ऐसी बातें आप बता सकती हैं सरकार की? हाँ बिल्कुल, सरकार ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार की पहल बहुत सशक्त है, बहुत बड़ी अच्छी पहल सरकार ने की है। जैसे सरकार ने एक जो है हेल्पलाइन नंबर जनरेट किया है 1930, जिस पर हम कॉल करके कभी भी हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा एक कॉन्टेक्ट नंबर है 155260, आई रिपीट 155260, जो हमारा कंप्लेन दर्ज करता है, जिस पे हम कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा साइबर क्राइम के मेल आईडी हैं, जैसे ADG, DIG और SP पे आप मेल कर सकते हैं उनको। उनका मेल आईडी आप हमारे दर्शक लिख सकते हैं कि हमारे जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है उनका एक मेल आईडी है कि cybercrime.lu@up.gov.in, और एक DIG का भी है cyber.lu@up.government.in, और SP का भी यही है cyber.lu@up.government.in। तो ये जो है ये ऐसे मेल आईडी हैं जिस पर आप किसी भी तरह की अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 100 नंबर पर भी डायल करते हैं तो ये भी 100 नंबर पर डायल कर लीजिए, या 112 नंबर पे फ़ोन करें, या 5 और 9 अपने मोबाइल के 5 और 9 बटन को भी यदि आप प्रेस करते हैं, दबा के रखते हैं, तो आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ चली जाएगी और वो लोग शिफ्ट कर देते हैं। सपोज़ करिए अगर किसी को नहीं पता है कि साइबर क्राइम के लिए हम कहाँ जाएं, तो वो जनरल भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या हेल्पलाइन नंबर से वो उस नंबर को पता कर सकते हैं कि हम कहाँ जा कर के इस स्पेसिफिक जो है शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे साइबर सेल गठित हो रहे हैं थानों में, तो सरकार ने काफ़ी सारे प्रयास किए हैं इसको। आज आप सभी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय महिला महाविद्यालय की समाजशास्त्र की प्रोफेसर प्रतिमा गौंड से साइबर क्राइम, डिजिटल एरा में साइबर क्राइम क्या होता है, कैसे हम अपने आप को उसमें बचा सकते हैं, इन सारे विषयों पर बहुत विस्तार से उन्होंने बताया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। ये जो एक छोटा सा मोबाइल है ना, इस जो यंत्र है उसमें जो मंत्र है वो सब कुछ हमारे काम का नहीं है। सिर्फ उसी मंत्र का जाप करें जो आपके जीवन के तंत्र को खुशनुमा बनाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे लाभान्वित होंगे। मैडम प्रतिमा, आपने बहुत सुंदर जानकारी दी, हृदय से आपका आभार। तो दोस्तों, फिर होगी मुलाकात किसी नए मेहमान और नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।
नमस्कार। नमस्कार।